नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कल मध्य प्रदेश में एसआईआर का पहला ड्राफ्ट आएगा। यह पहला ड्राफ्ट कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश से कुल जो वोटर जिनके नाम कटेंगे 41 लाख के आसपास हो। 41 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। तो कहीं उसमें आपका नाम तो शामिल नहीं है? क्या आपने एसआईआर की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुन चुन करके कांग्रेस के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। इन आरोपों में कितना दम है? बीजेपी कह रही है कि इस तरह से एसआईआर जब हो जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो चुनाव और पारदर्शी हो जाएंगे। इस दावे में कितना दम है? इन्हीं सभी सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो आपको बता दें, बड़ा ही इंटेंसिव रिवीजन जो है वो हुआ है मध्य प्रदेश में भी, और तमाम जो निर्वाचन से जुड़े लोग हैं उन्होंने बहुत बारीकी से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया है। अब इसका ड्राफ्ट आएगा। ड्राफ्ट मतलब कि जो फाइनल रिपोर्ट जो बनती है वोटर लिस्ट, उससे पहले एक ड्राफ्ट पब्लिक किया जाता है कि भाई इन इन लोगों के नाम कट रहे हैं, इन इन लोगों के नाम जुड़ रहे हैं। आपको इसमें कोई आपत्ति है? अगर आपका नाम गलत कट रहा है, आपके पास कागज है, तो आप आकर के आवेदन दे सकते हैं, इसे दुरुस्त करा सकते हैं। कहा जा रहा है कि करीब 41 लाख जो है वो नाम कटेंगे। हालांकि इस बात की तस्दीक तो कल ही होगी कि कितने नाम हैं कितने नहीं, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, कल आने वाले ड्राफ्ट को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। एसआईआर के तहत हमारा जो प्रथम चरण इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइजेशन का था वो कल 18 तारीख को रात के 12 बजे पूर्ण हो गया। 8,40,000 से अधिक मृत मतदाता दिख रहे हैं जो चिन्हांकित हुए हैं, मतदाता जो चिन्हांकित हुए हैं, और जो डबल एंट्री ऑलरेडी इनरोल्ड थे वो लगभग 2,50,000 से अधिक मतदाता हैं। जो अब्सेंट मतदाता के रूप में चिन्हांकित हुए हैं उनकी संख्या लगभग 8,40,000 के आसपास है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इस पूरे एसआईआर को लेकर के कांग्रेस किस तरह से आरोप लगा रही है, और बीजेपी से मीडिया प्रभारी उनके जो अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। आशीष अग्रवाल, सुनिए दोनों के बयान। 41 लाख नाम काटे जाने की जो बात है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही वोट चोरी की बात जो बार बार हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं, वो कल ही खुल के सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में बीते चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के जीत का अंतर कितना है? 30 लाख। नाम कितने कट रहे हैं? 41 लाख। यानी इतने लंबे समय से सरकार जो बना रहे हैं, ये 41 लाख वोट कौन से हैं? वोट चोरी खुल के सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये एसआईआर खुद मुंह की खानी पड़ रही है कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में लगातार फर्जी मतदाताओं के दम पे ये चुनाव जीत रहे थे। कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं से इतनी आपत्ति क्यों, इतना अविश्वास क्यों है? ये देश बाबा साहब ने संविधान से चलाने के लिए जो तय किया है उसमें चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, और दावे आपत्ति के लिए भी अपना स्थान है। पर कांग्रेस के चूंकि दावे आपत्तियों में कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, इसलिए सिर्फ राजनीतिक प्रपंच रचती है। कांग्रेस को मालूम है ये जो बोगस वोट हटेंगे, जो घुसपैठिया हटेंगे, जो देश की एकात्मता के विरोध में है, वो सब जब जाएंगे तो कांग्रेस और कमजोर होगी। और आइए अब सीधे रुख करते हैं सवालों का। आज के सवाल क्या है? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम सवाल लेकर आ रहे हैं। हमारे सामने ये रहे आपके आज के सवाल देखिए। एमपी में एसआईआर का ड्राफ्ट तैयार, कहीं कट ना जाए आपका नाम इस बार। 41 लाख नामों की हो सकती है छटनी, कांग्रेस ने को अपने वोटर हटने की टेंशन बढ़ी। कांग्रेस बोली आदिवासी वोटों की होगी चोरी, बीजेपी बोली एसआईआर से पारदर्शिता बढ़ेगी। एमपी में एसआईआर में कट जाएंगे 41 लाख नाम, कल आने वाले ड्राफ्ट से पहले बड़ा घमासान। यह घमासान इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि 30 लाख का अंतर था, 41 लाख नाम काट रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, आइए सीधे रुख कर लेता हूं, तारुफ आपका करा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय बोकिल जी ने हमें ज्वाइन किया। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अजय जी आपके पास ही आता हूं। आज अजय जी, कल देखिए ड्राफ्ट आएगा और आरोप यही लग रहे हैं कि कांग्रेस के वोटर्स को चुन चुन करके उनके नाम काटे गए हैं। कल जो ड्राफ्ट आएगा क्या आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि कांग्रेस अगर ये एस्टेब्लिश कर पाती है कि देखिए
10-15 भी ऐसे नाम खोज करके रख दिए कांग्रेस ने, जो लोग मौजूद हैं जिनके नाम गलत तरीके से काटे गए हैं और वो कांग्रेस से के उनकी विचारधारा के समर्थित रहे हैं, तो फिर ये चीजें कांग्रेस को पब्लिक तक कन्वे करने में आसान होंगी। लेकिन अगर ये नहीं कर पाती हैं तो उसके विरोध पर भी सवाल उठेंगे फिर। नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि जब तक ड्राफ्ट सामने आ नहीं जाता है और जब आपके पास कोई ठोस प्रमाण के साथ आप जब तक ये बात नहीं कहते हैं कि भाई फलाने के नाम कटे हैं, चाहे इनके समर्थकों के हों चाहे विरोधियों के हों, तब तक ये बात तो केवल एक फ्लूक जैसा है कि भाई आप आरोप लगाने के लिए लगा रहे हैं या केवल आशंका व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं। जब तक ड्राफ्ट सामने आ नहीं जाता है कि भाई कितने लोग नाम उसमें हैं और कितने लोग गए हैं। अभी जो 41 लाख नाम कटे हैं उसमें से आप देखेंगे कि लगभग 22.5 लाख तो उन लोगों के नाम है जो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो गए, इधर से उधर चले गए। तो अगर वो अपने डॉक्यूमेंट दे देते हैं और उनका नाम फिर से जुड़ जाता है तो ये संख्या तो आधी रह जाएगी। तो केवल इस आधार पर कि वो इनके समर्थक हैं या उनके समर्थक हैं और केवल अंदाज से ही बात कह देना कि इनके नाम कट जाएंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा, फलाने के नाम कट जाएंगे तो नुकसान हो, ये मेरे ख्याल से जल्दबाजी है। पूरा ड्राफ्ट सामने आ जाए उसके बाद पता चलेगा कि वास्तव में किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से बिहार में पूरी कवायद रही और उसके बाद जनता ने जब मैंडेट दिया तो वो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा ऐसा लगा कि बीजेपी के पक्ष में चला गया। उसके बाद से कांग्रेस आरोप लगातार लगा रही है, चाहे वो सदन हो या सड़क हो। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का विरोध कल से और मुखर होगा जब नाम सामने आ जाएंगे, ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तब? हो सकता है, लेकिन पहली बात तो मैंने कहा ना कि ड्राफ्ट सामने तो आ जाए। अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं तो फिर हमें उत्तर प्रदेश की भी बात करना पड़ेगी, जहां पे 4 करोड़ वोटर ही कम हो गए पूरे लिस्ट में से, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ बड़े चिंतित हैं कि भाई अगर हमारे वोटर कम कैसे हो गए, SIR का ये कौन सा परिणाम सामने आया है। तो सवाल ये है कि पहले जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आ जाता है कि कितने नाम उसमें अंदर हैं और किसके नहीं कटे हैं, जेन्युइन नाम अगर कटे हैं तो चिंता की बात है, और फर्जी नाम कटे हैं दो तो कटने ही थे, स्वाभाविक है इसमें। ठीक है, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब आपके पास आता हूं। देखिए, अभी से कांग्रेस ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि 30 लाख के वोटर का अंतर था, 40-41 लाख आप नाम काट रहे हैं। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इस तरह की बातें कांग्रेस कह रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस कपोल कल्पित बातें कर रही है। संविधान की बात कांग्रेस करती पर गैर संवैधानिक बात करती है। भारत के संविधान की धारा 325 में स्पष्ट है कि जो पात्र मतदाता है उसका मतदाता सूची में नाम आना चाहिए। और SIR की जहां तक बात है तो क्या SIR देश में पहली बार हो रहा है क्या? SIR 8वीं बार हो रहा है। इसके पहले 1952 में नेहरू जी के समय हुआ, हम विपक्ष में थे, हमने कोई विरोध नहीं किया। 61 में फिर नेहरू जी के समय हुआ, हम विपक्ष में थे, हमने कोई विरोध नहीं करा। 66 में फिर नेहरू जी के समय हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। 83-84 में इंदिरा जी के समय पे SIR हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। 87 से 90 के बीच में राजीव जी के समय पे हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। 92, 93, 95 में नरसिम्हा राव जी के समय पे SIR हुआ, हम विपक्ष में थे, कोई विरोध नहीं हुआ। फिर 2002, 2003 में अटल जी की सरकार के समय पे SIR हुआ, कांग्रेस ने हल्का फुल्का विरोध करना शुरू करा। 2025 में अब मोदी जी के नेतृत्व, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी है, तब हो रहा है। अब कांग्रेस वोट चोरी की बात लेके आ रही है। अरे भाई, आप संवैधानिक संस्था पर अगर विश्वास नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? आपने 6 बार करा, 8 बार में से 6 बार कांग्रेस की सरकारें रही, उस समय SIR हुआ, तब विपक्ष ने सहयोग करा, समर्थन दिया और चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास करते हुए जो है SIR की प्रक्रिया में भाग लिया। तो विपक्ष की दायित्व क्या बनता है? आप भाग लीजिए ना, आप क्यों भाग रहे हैं? आप मतदान केंद्र पे है नहीं। SIR की जब लोग वहां पहुंच रहे, SIR के अधिकारी जब पहुंच रहे तो वहां आपके BLA एब्सेंट। अरे ये घुसपैठिए को हम बाहर कर रहे हैं। जी 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 जी, हाँ जी, मिल रही है जी जी, ठीक है, ठीक है राजपाल मेरी जी। आवाज आ रही थी? आपको आ रही थी मेरी आवाज? हाँ, मिल रही ना? चलिए ठीक है, हमारे मिल रही साथ आपको? कांग्रेस से जी, मैं सुन पाया राजपाल जी, आपकी पूरी आवाज हमने सुनी है, पूरी बात आपकी सुनी है हमने। जी जी, ठीक है जी। अब मैं कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जुड़ गए, उनका भी स्वागत कर लेता हूं और उन्हें भी इस डिबेट में शामिल कर लेता हूं। धर्मेंद्र शर्मा जी, देखिए, कहा जा रहा है कि कांग्रेस केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रही है और आपने बिहार के लिए भी विरोध किया, उधर उत्तर प्रदेश में भी कई नाम कटे हैं जिसमें खुद CM योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये नाम कैसे कट गए। तो
ईमानदारी से काम हो रहा है, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और जब ये काम कांग्रेस करती थी तो बीजेपी विरोध नहीं करती थी, क्योंकि ये काम अच्छा है लोकतंत्र के लिए। देखिए, आपने देखा किस प्रकार से बिहार में 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, और वो वोटर लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को वोट करते हैं। मोदी जी को जब उन्होंने वोट किया लोकसभा के चुनाव में, तब वो वोटर वैलिड थे, और विधानसभा में मात्र 1 महीने के अंदर वो वोटर अनवैलिड हो गए। आप बताइए कहां तक न्याय उचित किया। दूसरी बात, आज एसआईआर की प्रक्रिया पर अगर प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? अगर हरियाणा की एक गांव की लिस्ट में 22 जगह एक बाहर की मॉडल का फोटो लगा है, उसके नाम से अगर 22 वोट बने हैं, उसमें अगर हम क्वेश्चन करते हैं चुनाव आयोग को, तो बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होता है? अगर हम चुनाव आयोग से बोलते हैं कि आप हमको मतदान केंद्र की सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, वो बोलता है कि साहब प्राइवेसी भंग हो जाएगी। आप बताइए, मतदान केंद्र के सीसीटीवी फुटेज से कौन सी प्राइवेसी भंग होती है? ये चुनाव आयोग जो गोलमलोल बातें करता है। हमने एक कर्नाटक की विधानसभा का आपको बाकायदा हमारे सर्वोच्च नेता राहुल जी ने मतदाता सूची जो सर्टिफाइड कॉपी निर्वाचन आयोग से लेने के बाद वो रखी, और उसके माध्यम से बताने का काम किया कि किस प्रकार से 1 से 1.25 लाख वोट जो आपने फर्जी तरीके से बढ़ा रखा है एक विधानसभा में, तो उसकी जवाबदेही किसकी बनेगी? आप बताइए, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? तो इन सब सवालों के कारण आज चुनाव आयोग लगातार घेरे में आ रहा है। उसके घेरे में आने का सबसे बड़ा कारण ही ये है कि चूंकि चुनाव आयोग कहीं ना कुछ ऐसा काला पीला कर रहा है कि वो उसका जवाब ना देते हुए गोल मटोल बातें करता है। कभी इधर की बात करेगा, कभी उधर की बात करेगा। आप बताइए, चुनाव आयोग की सर्टिफाइड मतदाता सूची को कौन जारी करता है? चुनाव आयोग करता है या कांग्रेस पार्टी करती है? ये कांग्रेस पार्टी के आरोप नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र को बचाने की कवायद है। भारत के जनता का जो संवैधानिक अधिकार है एक व्यक्ति को एक वोट डालने का, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, ये देश के संविधान ने उसको दिया है। आप उसका वोट डालने का अधिकार अगर छीन लेंगे तो ये कहीं ना कहीं उसके मौलिक अधिकारों का भी हनन है। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है इससे? भाई, भारतीय जनता पार्टी जैसे कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, वैसे ही एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। आज इनकी सरकार है, कल इनकी सरकार नहीं होगी। ठीक है। आज इन्होंने जिस प्रकार से चुनाव आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया, क्यों बाहर किया इसका जवाब दे दें। भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री अभी तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते आए। अब इन्होंने हमारे दो वाली स्कीम ला दी है, सब कुछ यही फाइनल करेंगे। ठीक, अपनी पसंद का चुनाव आयुक्त रखेंगे और फिर काला पीला करेंगे, और जब विपक्ष इनसे सवाल करेगा तो उसका जवाब देने के लिए भी ये खुद आएंगे। चुनाव आयोग को उसका जवाब नहीं देने देंगे। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से वापस। अजय वकील जी, देखिए कांग्रेस कुछ जो मुद्दे उठा रही है कि भाई ये जो पैनल को चेंज करने की जरूरत थी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, उसमें तो दम है, उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से कोई बहुत संतोषजनक जवाब नहीं आया कि क्यों ये प्रक्रिया आपको चेंज करनी पड़ी, क्यों आपको एक तरफा सारी पैनल की नियुक्ति करने वाले लोगों को रखना पड़ा। अगर नेता प्रतिपक्ष होता था तो होता था, उसमें दिक्कत क्या थी? तो ये सवाल जो उठ रहे हैं, ये चाहे ये सवाल हो, दूसरा सवाल हो कि एक हीरोइन के कई जगह पर नाम आ जाना, तीसरा सवाल ये भी उठता है कि खुद चुनाव आयोग स्वीकार करता है कि कई जगह गड़बड़ियां हैं। अब जिस वोटर लिस्ट पर ऑलरेडी पिछला चुनाव हुआ है, अब मान लीजिए 41 लाख नाम कट जाते हैं या 15 लाख नाम कट जाते हैं या 5 लाख, क्योंकि एमपी में तो अभी 2 साल पहले ही चुनाव हुआ है सर, तो ये इस बात की तो फिर पूरी आशंका है ना कि इन लोगों के जो वोट जो पड़े होंगे उस टाइम ये थे या नहीं, फिर तो ये सब संदेह के दायरे में आ जाएगा। तो संदेह तो पूरी प्रक्रिया पर बना करके रखा हुआ है, ये बात तो सही है। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी जो पंजाब के अंदर स्थानीय निकाय कुछ अपने उनके पंचायत के चुनाव हुए जी, उसमें जब कांग्रेस हारी तो वहां भी किसी नेता ने आरोप लगाया था कि वोट चोरी हुई है, जबकि पंचायत के चुनाव तो केंद्रीय चुनाव आयोग तो कराता ही नहीं, वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। तो सवाल ये कि आरोप लगाने की तो आप कुछ भी लगा सकते हो। रहा सवाल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात, तो ये व्यवस्था अभी कुछ साल पहले ही लागू हुई थी कि जहाँ कि जो चुनाव आयोग की नियुक्ति में सीजीआई भी शामिल होंगे और नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले कई सालों तक तो केंद्र सरकार नियुक्ति करती थी उनकी, सालों तक यही व्यवस्था चली है। तो केवल इस आधार पर इसको खारिज कर देना, हाँ ये बात जरूर है कि सीजीआई रहते तो शायद इसकी प्रामाणिकता ज्यादा होती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके पहले से कोई व्यवस्था थी नहीं। ये तो फिर से उसके पहले तो केंद्र सरकार सीधी नियुक्त करती थी चुनाव आयुक्त की, और एक ही चुनाव आयुक्त होता था टी के जमाने में। उसके बाद जो अटल जी की सरकार आई तब उसको जो है वो तीन सदस्यीय बनाया गया।
तो ये केवल आरोप लगाने के लिए बात है, लगे शंकाओं का कोई समाधान नहीं है दुनिया के अंदर, ये बात मान के चलिए। हाँ, लेकिन कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर वो कोई सवाल उठाती है और जांच की मांग रही है तो चुनाव आयोग को वो करना चाहिए, ये काम चुनाव आयोग का है। लेकिन केवल चुनाव हारते जाने के कारण हार रहे हैं और इसलिए सब व्यवस्था गड़बड़ है, इसमें मुझे तो कोई तथ्य नजर नहीं आता इसके अलावा। हाँ, अगर इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो गलत तरीके से जुड़े गए हैं या गलत तरीके से हटाए गए हैं, उसको लेकर के बात होनी चाहिए। और अगर ये गंभीर मुद्दा है और चुनाव आयोग को उसका काम है उसकी वो देखे, उसको उसकी जांच कराए, या फिर जो नाम छूटे हैं उनको जोड़े। और वैसे भी अभी नाम जोड़ने के लिए समय तो दिया ही है। अगर मान लो अगर किसी के नाम नहीं भी हैं तो वो अपने जुड़वा सकते हैं उसके अंदर। तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को छोड़ दी, लेकिन बेसिकली SIR जो है वो चुनाव मतदाता सूची की सफाई का कार्यक्रम है। उसमें गड़बड़ियां थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये तो इससे तो कोई सहमत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आता हूं। धर्मेंद्र शर्मा जी, देखिए कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगता है कि आपने बिहार चुनाव में भी बहुत SIR वोट चोरी की बात कही, लेकिन जब ड्राफ्ट आया तो उस ड्राफ्ट में से कुछ चैलेंज करने वाले लोग निकल कर नहीं आए। कांग्रेस परेशान थी कि इतने लोगों के नाम कट गए, पर जिनके नाम कटे थे वो नहीं आए कि मेरा नाम गलत कट गया। ये बात बार बार बीजेपी कहती है। आप बताइए, 1 महीने की SIR में जिस समय की बिहार में बाढ़ जैसी हालात थी कई जगहों पर, वहां पर आपने 65 लाख वोट काट दिए। किस आधार पर काट दिए? बिना किसी सत्यता के, बिना किसी प्रमाणिकता के। और दूसरी बात, जब बार बार विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया तब जाकर आपने आधार कार्ड को वैलिड किया। उससे पहले तो आप आधार कार्ड को भी वैलिड नहीं मान रहे थे। तो आपकी मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है कि आपने जो बिहार में काला पीला किया उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने आनंद फानन में बाकी 12 राज्यों में SIR करने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश में भी 3 साल का टाइम है। मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं संपूर्ण देश की जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली है उसकी बात कर रहा हूं। मुझे आप एक बात बताइए, मैं एक बड़े निवेदन पूर्वक आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने इससे पहले कब देखा है कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, चुनावों की घोषणा हो जाए और उस समय एक सरकार 10,000 रुपए महिलाओं को बेनिफिट डाले डायरेक्ट खाते में? जबकि मैंने तो कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा हुआ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आचार संहिता लगने से 15 दिन पहले से लेके उसके पूर्ण होने तक सरकार की पुरानी जो योजना लागू है उनका भी लाभ हितग्राहियों को नहीं दे सकते। ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन कहती है कि पुरानी जो योजना लागू है उनकी भी लाभांश राशि किसी भी हितग्राही को नहीं मिल सकती। तो आप भरे चुनाव में प्रत्येक महिला के खाते में आते हैं 10-10 हजार रुपए डालकर उनका वोट खरीद कर चुनावों को मैनिपुलेट करते हैं और चुनाव आयोग चुपचाप बैठा होता है, मूक दर्शक बन के नाटक देख रहा होता है। क्या इस चीज को आप जस्टिफाई करेंगे? मेरा लेकिन सवाल धर्मेंद्र जी आपने जवाब नहीं दिया कि अगर आप कह रहे हैं कि 60 लाख लोगों के नाम काट दिए तो कोई उनमें से कोई क्यों नहीं निकल कर आता? आप लोग जो तकलीफ बयां करते हैं कि गलत लोगों के नाम काटे, तो वो लोग कहां गए? देखिए, इसी में आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है। अगर चुनाव आयोग को बाकी पारदर्शिता करनी है, SIR के माध्यम से मतदाता सूची की साफ सुथरी व्यवस्था को लागू करना है, तो विपक्ष को अपने विश्वास में लेना चाहिए और आनंद फानन में क्यों करना? जब बिहार मध्य प्रदेश में 3 साल का टाइम है चुनावों का, तो आपको 1-2 महीने में ही क्यों करना है भाई? 3-4 महीने में करिए, आराम से करिए, तसल्ली से, जिससे किसी के मन में कोई शक शुबा है वो उसको दूर करे। आपको हर चीज बीजेपी के हिसाब से ही क्यों करनी है? मेरा आग्रह ये है, चुनाव आयोग से हम बार बार निवेदन करते हैं कि आप इस देश के चुनाव आयोग में, आपके ऊपर इस देश की संवैधानिक संस्था को बचाने का जिम्मा है। आपको भारत के लोकतंत्र को बचाना है और आपके ऊपर मतदाता का विश्वास बना रहे, ये बड़ी चुनौती आपके ऊपर है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता बार बार चुनाव आयुक्त के रूप में अपने आप को बीजेपी का पिट्ठू साबित करने के लिए लगे हुए। ठीक है, चलिए राजपाल जी, देखिए बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के हिसाब से चुनाव आयोग काम कर रहा है, बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। इस आरोप पर क्या कहेंगे आप? देखिए, निराधार आरोप है, हार के बाद का आरोप। लगातार हार जब कांग्रेस को मिल रही है तो इस प्रकार का आरोप लगाने का काम हो रहा है। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत अच्छा निर्णय आया था, लाल बाबू हुसैन वर्सेस निर्वाचन आयोग, जिसके अंदर स्पष्ट उन्होंने मतदाता के लिए प्रावधान करने का काम किया मतदाता सूची के अंदर। और उसी न्याय दृष्टांत को सामने रख के भारत का निर्वाचन आयोग लगातार मतदाताओं के नाम और कोई
गहन उनका परीक्षण हो, कोई छूटे नहीं और फर्जी कोई जुड़े नहीं, इस सिद्धांत के साथ काम कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यहां बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठा है, उस पंचनिष्ठा में एक पंचनिष्ठा ये भी है कि लोकतंत्र पर आधारित, हमारी जो मूल्यों पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीति, हम राजनीति जो करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वैल्यूएबल पॉलिटिक्स करते हैं, मूल्यों पर आधारित राजनीति करते हैं। हम किसी प्रकार का कोई ये अब बताइए, जीतन राम मांझी बिहार में कह रहे हैं कि मैंने एक विधायक को कलेक्टर को फोन करके जितवा दिया, ये इनकी राजनीति। देखिए भाई साहब, ये जो कांग्रेस के जो माननीय, अरे आपके ही केंद्रीय मंत्री है ना जीतन राम मांझी, आप एक मिनट मेरी बात आ जाए, उनका बयान है ये माननीय जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मांझी जी ने ये जो अभी बोला है हरियाणा गलत बोला या आपसे पूछकर बोला है? कांग्रेस जो है, खेत में बुलाओ तो खलियान जाती है, खलियान में बुलाओ तो खेत में आती है। बात मध्य प्रदेश चुनाव प्रणाली की चल रही है, हरियाणा से आपका एक केंद्रीय मंत्री मुझसे स्वीकार कर रहा है, हरियाणा से सिसोदिया जी, हरियाणा से उनके फोन पर परिणाम बदल गए, में आ नहीं रहे हैं। नहीं आप बताइए ना, आपका एक केंद्रीय मंत्री कर्नाटक से जीतन राम मांझी पे चले गए। अरे जरा मध्य प्रदेश की बात कर लो भाई साहब, आप मध्य प्रदेश के प्रवक्ता है, मैं भी मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूँ मेरी पार्टी का, इसलिए मध्य प्रदेश की बात कर लें। आपने भी हरियाणा से शुरू करा, कर्नाटक पहुंच गए, अब जतिन राम मांझी के बाद बिहार पहुंच गए, मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ। अरे मध्य प्रदेश की तो बात कर लो मेरे श्रीमान जी, मध्य प्रदेश के माननीय मध्य प्रदेश की तो बात कर लो। आपको कैसे मालूम पड़ गया, आपको कैसे मालूम पड़ गया कि मध्य प्रदेश में इतने वोट कटने वाले हैं? आपको कैसे मालूम पड़ गया कि इतने मतदाताओं के नाम कटने वाले हैं? ये कुछ तो भी बातें जो कांग्रेस आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप चुनाव फैलाने का जो काम कर रहे हैं? आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं? हम भ्रम में नहीं जी रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है जनता के मध्य प्रदेश में इतनी जल्दी हम जनता के बीच में भ्रम पैदा नहीं करते। ठीक है भाई, अभी तो चुनावों में 3 साल का समय है ना, में होती है तो भ्रम पैदा करती है, जनता को भयभीत करती है, परंपराओं पे लगाती है। जब तक सरकार में तब तक आनंद में, जिस दिन आपकी सरकार जाएगी आपका आता पता नहीं चलेगा। देश की जनता इमरजेंसी इस बात का श्रेष्ठतम उदाहरण है। ठीक है भाई साहब, इमरजेंसी इस बात का श्रेष्ठतम उदाहरण है कि जब आप आपने लगा रखी है साहब। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से अजय जी के पास आता हूँ। ठीक है, चुनाव अवैध है तो आपने देश पे इमरजेंसी लगा दी, संवैधानिक परंपराओं पे, संवैधानिक ठीक है अजय जी के पास आने दीजिए मुझे। ठीक है चरित्र अजय जी के पास आते हैं। अजय जी सत्ता से बाहर होती है, ठीक प्रकार से मान्य व्यवस्थाओं ठीक है, अजय जी के पास आने दीजिए मुझे। ठीक है, और भ्रम फैलाने का काम ठीक है करती है देश के। अजय जी, एक चीज पर तो सवाल उठता है कि चलिए बिहार में तो समझ में आता है, पर मध्य प्रदेश में ऐसी क्या जल्दी थी? उत्तर प्रदेश में इतने कम टाइम पीरियड में फिर उसको आपने धीरे धीरे करके एक्सटेंड किया, टाइम को बढ़ाया, लेकिन उस बीच में कई लोगों की जान चली गई, एसआईआर में लगे हुए जो बीएलओस थे, बीएलएस थे उनकी, और ये जो बीएलओ की जो जान गई है उसको लेकर के कहा गया, कई अधिकारी तनाव में थे, और उसकी वजह से मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। उत्तर प्रदेश में जो मेरे घर काम करने वाली हाउस हेल्प हैं, वो अपने गरीबी के दिनों में, अपने बीमारी के दिनों में 4 दिन के लिए इस गांव सिर्फ इसलिए जाती हैं भाग करके कि उन्होंने कहा कि हमारा नाम कट जाएगा तो राशन बंद हो जाएगा। लोगों के बीच में यह मैसेज भी कन्वे था कि अगर हमने वहां नहीं नाम जुड़वाया, और वो भाग के जाती हैं, उनको वो पैसे लेकर के, उधार पैसे लेकर के वो बुजुर्ग महिला जाती हैं और जाकर के 4-5 दिन वहां धक्के खाती हैं, कहती है बहुत पैसा लग गया, बहुत हो गया, लेकिन नाम जुड़ गया भैया, बड़ी खुशी की बात है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि चुनाव आयोग के लोग पैसे ले रहे हैं, पर आप देखिए कि इस जल्दबाजी का, इस देरी 1 महीने के अंदर ही करना है। आप भी भ्रम फैलाएंगे ना भ्रम, देखिए जो सही बात है वो बोलूंगा। राजपाल जी, 1 महीने की ऐसी पैसे लग गए, 1 महीने क्या कहना चाह रहे हैं? पीठासीन अधिकारी पैसे ले रहे हैं, आप पैसे उसके लगे होंगे किराए में, उत्तर प्रदेश में कहाँ गई होगी गांव, तो भाड़े में लगे तो होंगे। मैंने आपको क्या कहा राजपाल जी? ना डोंट प्ले स्मार्ट विथ मी। मैंने ये कहा कि आके पीठासीन अधिकारी ने पैसे लिए? नहीं, मैंने ये कहा कि आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? कि उन्होंने कहा ना, आपने कि उसने कहा कि पैसे लग गए पर नाम जुड़ गया। हाँ, पैसे लगे, उसके पैसे क्यों नहीं लगे? क्या होता है पैसे लगने का मतलब क्या है? पैसे लगने का मतलब, मैं आपको वही कह रहा हूं कि पैसे उधार लेकर गई वो लेडी, भागती हुई गई और 4 दिन में अपना काम करा करके आई। पर मुझे ये बताइए, 1 महीने की इतनी इमरजेंसी क्या है? 1 महीने में ही क्यों करना था? इसके लिए वक्त क्यों नहीं दिया गया? तो बनाना पड़ेगा ना सर। हाँ,
किसी भी काम को टाइम लिमिट तो बनाना पड़ेगा। आपने हमको बिठाया तो बता के बिठाया था कि 20 मिनट बाद बंद कर देंगे टाइम लिमिट, डिबेट को टाइम लिमिट तो देना ही पड़ेगा। नहीं राजपाल जी, मैंने ये तो नहीं कहा आपको, राजपाल जी मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि मैं आपको 2 मिनट बिठाऊंगा, खत्म कर देंगे। मैं खत्म करने का टाइम तो राजपाल जी मुझे काम करते हुए, राजपाल जी मुझे काम करते हुए 23 साल हुए हैं। राजपाल जी मुझे आपत्ति ये है कि भ्रम फैलाने का काम राजपाल जी एक मिनट, आपका भ्रम मैं दूर कर देता हूँ, आपका भ्रम मैं दूर कर देता हूँ। 23 साल मुझे काम करते हो गए और मुझे पता है कि आपको कितने समय में 3 लोगों को मैं एडजस्ट कर पाऊंगा, उतना टाइम मैं देता हूं। चुनाव आयोग को मुझसे ज्यादा समय हो चुका है, उससे पता होना चाहिए कि कितने टाइम में, अगर उनको टाइम लिमिट इतनी फिक्स करनी थी तो एक्सटेंड क्यों कर रहे थे? फिर अनुभव नहीं है क्या उनके पास? क्या बात कर रहे हैं आप? लोग परेशान होते हैं साहब। आप पहले ही अगर 15 दिन एक्सटेंड कर देते, जो 7-7 दिन दिए, तो लोगों को इतनी मारामारी नहीं करनी पड़ती। अजय वकील जी, अब मैं जनता से जुड़े सवाल को लेकर आपके पास आता हूं। ये जो क्योस क्रिएट किया जाता है कि तुरंत करवाओ वरना ये हो जाएगा, आज ही से ये बंद हो जाएंगे, ये तमाम चीजें जो ये है कि चुनाव आयोग को ये काम, हाँ ये इतनी जल्दबाजी क्यों? और करना है तो फिर उसी टाइम आयोग को ये एसआईआर का काम पहले शुरू कर देना चाहिए था। जैसे बिहार के अंदर आपने शुरू किया तो उसी समय अगर बाकी राज्यों में भी शुरू कर दिया जाता तो मेरे ख्याल से ज्यादा समय मिल सकता था। अगर 2003 की हम बात करें, जो पिछला एसआईआर हुआ था जब अटल जी की सरकार थी केंद्र के अंदर, उस समय एसआईआर की पूरी प्रक्रिया 8 महीने के अंदर पूरी हुई थी। अब इस बार जो है चुनाव आयोग ने सारी प्रक्रिया 3 महीने में, 2 या 3 महीने में समेट दी है। और चुनाव आयोग की मजबूरी ये है कि फरवरी तक उनको कंप्लीट करना है, क्योंकि मार्च अप्रैल के अंदर कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। तो सवाल ये कि चुनाव आयोग इतनी देर से जागा क्यों? और नहीं, जिन राज्यों में थे वहां कर लेते ना 1 महीने में। अजय जी मैं वही कह रहा हूं, जिन राज्यों में चुनाव थे वहां कर लेते 1 महीने में। और जो इस तरह की आत्महत्याएं हुई हैं, जो मेरे ख्याल से अभी तक कभी किसी एसआईआर में नहीं सुनी गई। ना ये थोड़ी देखेगा ना राजपाल जी को, 34 लोग, यहाँ कोई भ्रम नहीं फैलेगा। नया आंकड़ा मुझे नहीं मालूम है। हाँ, उसमें तो लोगों ने अगर मर गए हैं एक ऐसे काम के कारण जो एसआईआर है उसके कारण अगर जान दे रहे हैं, बहुत गंभीर बात है, अपने आप में बहुत दुखद भी है। लेकिन ये बात वही है कि आप इतनी इमरजेंसी कोई भी पब्लिक डोमेन के लिए जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, नोटबंदी करना है तो एकदम से कर दिया, लोग पूरे देश लाइन में खड़ा हो गया। अच्छा फैसला बुरा फैसला हम बात ही नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जब जनता के सब लोग, पूरे लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस फैसले को थोड़ा सोच समझ कर लीजिए। फिर आपने 15 दिन बढ़ा दिया, ये बात अगर पहले बोल देते कि भाई 1 महीना नहीं 45 दिन देंगे आपको, तो लोगों में वो क्योस क्रिएट नहीं होता, लोगों में, अधिकारियों में वो उनका हार्ट अटैक नहीं होता, उनको सुसाइड नहीं करना पड़ता। यह भी जवाबदारी चुनाव आयोग क्यों नहीं चाहिए? एक और बड़ा सवाल कि जब आप चुनाव कराते हैं तो आप चुनाव के दौरान हमारे कर्मचारियों का बीमा करते हैं, चुनाव आयोग करता है। इतनी बड़ी प्रोसीजर में लगा दिया जो चुनाव से भी ज्यादा थकाने वाली थी, 1 महीने के टाइम के अंदर टाइम लिमिट दे दी, लेकिन उनका बीमा नहीं किया गया। अब जिन लोगों की मौत हो गई वो बेचारे सोच रहे हैं क्या करें। अब चुनाव आयोग का कहना है कि भैया हमने चुनाव थोड़ी करवाया था जो इनका बीमा करा देते। अब वो लोग तो बेचारे फ्री में अपनी जान दे गए ना, जो इस बीच में जिनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। आपकी कार्रवाई की मंशा क्या है नहीं पता, पर तरीके पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जो कांग्रेस कहती है, राजपाल जी उसे साबित भी करते हैं कि अगर आप चुनाव अधिकारियों से जुड़े हुए किसी भी मामले पर सवाल उठा देंगे तो वो बोले ना बोले, बीजेपी को तकलीफ हो जाती है। और इससे लगता है कि कुछ तो बात है, कुछ तो पर्देदारी है, कुछ तो राजदारी है। राजपाल जी, हमने तो चुनाव, चलिए अगर मान लीजिए मेरी बातों को आपने गलत भी समझ लिया था, तो इतनी तेजी से स्टैंड आपने ले लिया पूरे चुनाव आयोग का। मैंने चुनाव आयोग का नहीं लिया था। आपने चुनाव किसका लिया था? मेरा ये कहना है कि जो मान्य परंपराएं हैं, हाँ, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हाँ, उनके प्रति अविश्वास पैदा करके हम देश को कहां ले जाएंगे? ओहो, किसके प्रति अविश्वास पैदा? कैसे देखिए, भले ही वो देश के अंदर, अरे मेरी बारी है ना, उनको बोलने दीजिए, राजपाल जी को बोलने दीजिए, धर्मेंद्र जी राजपाल जी को बोलने दीजिए, बोलिए। जब देश के अंदर चुनाव होता है साहब, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती है, हाँ, और इलाहाबाद माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है उस चुनाव को अयोग्य कर देता है, खारिज कर देता है, तो देश के अंदर इमरजेंसी लग जाती है। ये हुआ कि नहीं हुआ इस देश के अंदर? हाँ, तो हुआ उसके बाद देश की जनता ने चुनाव भी तो हराया। किस मानसिकता ने करा? ना वो कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे कह रहा हूं कि जब कोई चुनाव आयोग की कार्य के तरीके पर सवाल उठता है, आप क्यों परेशान होते हैं? निश्चित तौर पर नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो मान्य परंपराएं हैं, मान्य संस्थाएं हैं जो है, उनके ऊपर अगर हम बिना सिर पैर से कुछ भी आरोप लगा देंगे ना, बिना सिर पैर के आरोप नहीं लगा रहे हैं सर, मैं तो तथ्यों के साथ आरोप लगा रहा हूं कि इससे पहले कभी भी एसआईआर 1 महीने में खत्म नहीं हुआ। जिस प्रदेश में चुनाव नहीं है वहां पर आप क्यों पब्लिक को और अधिकारियों को और कर्मचारियों को इतना प्रेशर में डाल रहे थे?
जरूरत क्या है वो नहीं बता पा रहा चुनाव आयोग की, एक ही महीने ये में तो क्यों चुनाव करना? आयोग से पूछिए आप तो हम तो सर उन्हीं दिया। तो सर पर मैं तो उन्हीं निश्चित पर तौर सवाल पर उठा रहा मैं ये कहना चाहता था, हूं मैं बटन वहां कि दबा जो रहा था, समय- बल्ब यहां जल रहा है सर, तो लगता ना कि कोई कनेक्शन अंदर से होगा। जो नहीं ऐसा नहीं है, कनेक्शन अंदर से तो सिर्फ यही है हाँ। कि हम संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास करते हैं। हाँ अभी करेंगे हम सर भारत आप, के लोकतांत्रिक अभी आप करेंगे। अटल जी भी ईवीएम पर विश्वास नहीं करते थे और आडवाणी जी भी ईवीएम पर विश्वास नहीं करते थे जब वो विपक्ष में थे। राजपाल जी जब वो विपक्ष में थे तो ईवीएम पर सवाल उठाने वाले सबसे पहले आडवाणी जी थे। उसके बाद सुधार हुए। मेरी बात सुनिए राजपाल जी, किताब लिखी, उसके बाद सत्ता पक्ष सुधार में जब हुए। रहते हैं ना तो हमने जब सत्ता जो पक्ष में बात रहते करी, उसके हैं बाद सुधार तो हुआ। आपकी प्राथमिकताएं हमने अलग जो होती बात कही, हैं। उसके ईवीएम बाद पर इस सुधार देश हुआ। में सबसे पहले ईवीएम सवाल में आडवाणी कितना जी ने उठाए थे। तो उसके बाद सुधार हुआ ना ईवीएम में। और उसके बाद किताब लिखी। अभी रुकिए सर, तो ऐसे सुधार कुछ कराना तो कराए ना, कांग्रेस मना कौन कर रहा है? अभी देख कराइए रही ना, है बैलेट पेपर पर कराइए पर सिर्फ चुनाव। हवाई कुछ भी आरोप लगा देना। अरे आप बैलेट चलिए। पेपर पर चुनाव कराइए ना। ना कुछ भी ठीक है, आरोप लगा। नहीं बैलेट पेपर से भी कोई बहुत अच्छा चुनाव होता था, हम वो भी नहीं मानते। देखिए जो सवाल है वो उस वक्त के चुनाव अभी आप आयोग पर भी देखिए, उठाएंगे आज ये बिहार और इस के वक्त के चुनाव चुनाव में आयोग पर भी उठाएंगे। अभी हमें बिहार के लोकतंत्र चुनाव की में बात चल रही अधिकार है, अगर हम अभी- किसी चीज की वजह से परेशान है तो हम सवाल उठाएंगे। अजय वकील जी एक बात बताइए, बार बार बिहार जा रहे हैं हाँ। तो बिहार में इस बार कितने रिपोल हुए, कितने बूथ कैप्चरिंग हुए? अगर चुनाव आयोग अक्षम है तो ये कैसे हुआ? इसके पहले के चुनाव अरे बिहार आप की जनता बताइए ने ना, नहीं देखे क्या? आडवाणी जी ने ये जब वो बूथ किताब लिखी कैप्चरिंग होते थे, यशवंत जी के साथ, रिपोल डेमोक्रेसी होते थे, एड्रेस, लूट- EVM अजय वकील जी के पास ले रहा हूं और फाइनल कमेंट। ठीक है मुख्यमंत्री चलिए खत्म करेंगे। अजय जी अगर हो रहा है तो मोदी जी बोलते फिर तो ना मुझे ठीक है, EVM पर ठीक है। विश्वास नहीं अजय है। वकील अच्छा काम हो रहा तो जी, अजय वकील जी चुनाव क्या आयोग इस की देश पाबंदी में है? बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आपने किसी भी संस्था से सवाल पूछ लिया कोई तकलीफ में तो वो आप मान्य परंपराओं के खिलाफ जा रहे हैं। अरे मान्य परंपराओं के खिलाफ तो जिस दिन इमरजेंसी लगी थी पूरा देश उठ के खड़ा हो गया था, क्योंकि वो संस्था थी जिसने ये सर्वोच्च संस्था थी जिसकी वजह से देश में इमरजेंसी लगी। तो क्या सवाल नहीं पूछे गए थे क्या? या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर के विरोध नहीं हुआ है क्या इस देश में? या चुनाव आयोग के किसी फैसले को लेकर बीजेपी ने अभी तक सवाल नहीं उठाया? वो तो अभी भी सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के टाइम में कहां गड़बड़ी की। तो जब ये करें तो ये देश की रक्षा कर रहे थे, और जब कोई दूसरा कर दे तो ये मान्य परंपराओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मान्य संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसा ये जो डबल स्टैंडर्ड है बीजेपी का, कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। सवाल उठाना, किसी पर अविश्वास व्यक्त करना नहीं। भाई अगर मन में शंका है तो उसका समाधान होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर कोई सवाल उठ रहा है या लोगों को शंका है तो चुनाव आयोग का काम उसका जवाब दे। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है। और किसी भी संस्था के बारे में अगर क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं ना, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। क्योंकि अगर जनता के मन में कोई अविश्वास है या कोई सवाल उठ रहा है तो वो सवाल तो कर सकती है। सवाल करने का अधिकार सबको है, बीजेपी को भी है और कांग्रेस को भी है, बिल्कुल। और जो मीडिया को भी है, और आप है, सबको वो है। सवाल करेगा इसका या जो समाधान उसमें प्रभावित उत्तर जनता देना हो रही है, वो आपकी सवाल जिम्मेदारी है या जो संस्था की जिम्मेदारी है हाँ। जो जिससे सवाल उठाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा राजपाल जी एक छोटी जी। सी दरख्वास्त है आपसे, क्योंकि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, देश में सबसे ज्यादा सफल पार्टी हैं, अपनी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल को चुनाव आयोग के पास, अगर मेरी दरख्वास्त है आप इसको करें ना करें अलग बात है, भेज दें और एक हाथ करबद्ध करके उनसे निवेदन कर लें कि भाई जो कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो गई है ड्यूटी के दौरान एसआईआर में 1 महीने के प्रेशर की वजह से, उनको कोई मुआवजा या उनके लिए कोई बीमा की स्कीम या कुछ उसकी घोषणा कर दें तो बड़ा एहसान होगा। वैसे काम आपको यह करना चाहिए, जनता के लिए खड़ा होना चाहिए, चुनाव आयोग से सवाल आपको भी पूछने चाहिए, मैं ये कहूंगा। अगर आप ये करेंगे तो बेहतर है। निश्चित तौर पर उन जी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति संवेदना सरकार की भी पूरी पूरी है, भारतीय जनता पार्टी की भी है। हाँ, सरकार स्तर पर भी उनके लिए जो किया जा सकता है। सरकार, आप सरकार की मैं बात ही नहीं कर रहा सर, मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग सरकार का प्रवक्ता हो ना, भाजपा का प्रवक्ता हो ना। नहीं तो अभी चुनाव आयोग से मांग करना तो मैं आपके फोरम से मांग करता हूँ कि निश्चित तौर पर चुनाव के कार्य में लगे हुए किसी व्यक्ति की अगर कोई दुर्घटना में या किसी प्रकार से दबाव में या किसी भी प्रेशर में मृत्यु होती है, चुनाव की ड्यूटी के दौरान राजपाल जी आप जानते हैं चुनाव की ड्यूटी के दौरान बीमा होता है और किसी भी वजह से मृत्यु हो उनको पैसा मिलता है परिजनों को। अब इसमें दिक्कत ये हुई कि जो हमारे आयोग के द्वारा एसआईआर के कार्य में लगे हुए लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई क्षति हो रही है तो वो क्षति पूर्ति चुनाव आयोग ने करना चाहिए। ये क्लास अगर छूटा है तो ये क्लास जोड़ना चाहिए, मैं आपके चैनल से मांग करता हूं चुनाव आयोग। चलिए ये बात हुई। अब आपने की जनप्रतिनिधि वाली बात, अभी इससे पहले तक ऐसा लग रहा था कि मैं चुनाव आयोग के किसी प्रवक्ता के साथ बैठा हूं। चलिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राजपाल सिंह सिसोदिया जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, अजय वकील जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।